वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। हमने अभी उस सीरीज में 5 ऐसे सीरीज ले आए हैं मैथ्स के, जिसमें 10 क्वेश्चंस पर वीडियो हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो आप प्लीज उन्हें जरूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन पर आप जाएं, वहां पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को भी डाउनलोड करें, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जिसे ज्वाइन करके आपको इस तथा सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। इसमें आपका पहला सवाल है, ये देखिए, ये है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। सिलॉग के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हर एग्जाम में, चाहे वो आप किसी भी लेवल पर दे, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन दे रखा है। हमें इसमें कैसे करना होता है, पहले हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें से कौन सा कंक्लूजन या निष्कर्ष ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, सम टीचर्स आर प्रिंसिपल। कुछ टीचर प्रिंसिपल हैं। इसको अगर आप हाथों हाथ इसके डायग्राम बनाते चले जाएं तो आपके लिए आसान होगा। टीचर्स का कुछ हिस्सा है प्रिंसिपल, सारे नहीं है और बिल्कुल भी ना हो ऐसे भी नहीं। सम प्रिंसिपल्स आर एजुकेटेड। कुछ प्रिंसिपल शिक्षित हैं। तो इसके लिए एक आपने सर्कल बनाया जिसमें लिख लिया P यानी प्रिंसिपल, और दूसरे में लिख लिया E यानी एजुकेटेड। अब मैं अगर इन दोनों डायग्राम्स को मिला दूं तो ये चीज कॉमन है, इससे मेरा एक ऐसा कॉमन डायग्राम बन जाएगा। यही आपको इसमें सीखना है। अगर आपने ये वाला स्टेप ठीक कर लिया है तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। सम टीचर्स, कुछ टीचर्स प्रिंसिपल हैं, तो ये कॉमन हिस्सा आ गया, और कुछ प्रिंसिपल्स एजुकेटेड हैं। हमें अब इसमें से निष्कर्ष बताना है। अब देखो यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, सम टीचर्स आर एजुकेटेड। कुछ टीचर्स एजुकेटेड हैं। क्या कोई डायरेक्ट लिंक मिल रहा है? नहीं, पर एक पॉसिबिलिटी है, मैं बताऊंगी अभी कैसे। दूसरे में लिखा है, नो एजुकेटेड पर्सन इज अ टीचर। एक भी जो एजुकेटेड पर्सन है, ई वाला, वो टीचर नहीं है। इस सवाल को करने का जो सही तरीका है वो इस तरीके से है, जो आपने ये डायग्राम बनाया कि कुछ टीचर प्रिंसिपल है और कुछ प्रिंसिपल एजुकेटेड है। एक तो यही है कि तीनों को इस तरीके से बनाया जाए, पर अगर मैं कह रही हूँ कुछ प्रिंसिपल एजुकेटेड है तो वो हिस्सा ये भी तो हो सकता है ना। वो ई वाला जो सर्किल है वो यहाँ भी तो आ सकता है, क्योंकि वो कुछ है, वो कुछ कहीं से भी हो सकता है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, कहीं से भी। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये ही चलेगा पहले वाला, या फिर ये ही चलेगा दूसरे वाला। पहले वाले से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक भी एजुकेटेड टीचर नहीं है। नो एजुकेटेड पर्सन इज अ टीचर, यहां से तो ये पता चल रहा है। लेकिन इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है दूसरे डायग्राम से, कि सम, कुछ तो हैं ऐसे एजुकेटेड पर्सन जो टीचर भी हैं, यानी कि ई का कुछ हिस्सा तो है जो टीचर बनेगा। तो क्या इसका कंक्लूजन हो जाएगा, ये दोनों एक टाइम पे तो सही नहीं हो सकते ना, या तो यही ठीक होगा यानी ईदर वन, या तो एक और टू, या फिर दो। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए, ईदर वन और टू कंक्लूजन फॉलोज। दोनों एक टाइम पर सही नहीं आ सकते। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, हमारे साथ साथ भी करते रहे और फिर बाद में भी प्रैक्टिस करें, तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 है, सम स्ट्रीम्स आर कैनाल्स, यानी कि कुछ धाराएं यानी कि स्ट्रीम नहर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, सम कैनाल आर रिवर्स, कुछ नहरें नदियां हैं। अब इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम कैनाल्स आर नॉट स्ट्रीम्स, देखते हैं भी, और सम स्ट्रीम्स आर रिवर्स। इसका भी आप पहले की तरह ही डायग्राम बना लें।
कुछ धाराएं, पहला वाला जो था नहर है, ये हमने पहला बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कुछ नहर नदियां हैं, ये आ गया एस यानी कि हमारी धाराएं जो है स्ट्रीम, ये आ गया सी यानी कि कैनाल, और ये आ गया हमारा नदियां रिवर। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कुछ नहर धाराएं नहीं है। जो कुछ नहर है, जो कुछ सी है, वो स्ट्रीम नहीं है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि कुछ ही ऐसी धाराएं हैं, सॉरी कुछ ही ऐसी नहर है जो धाराएं हैं, तो बाकी बची हुई जो नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, फिर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कंक्लूजन का ही, सम स्ट्रीम आर रिवर, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो नदियां हैं। क्या स्ट्रीम और रिवर में आपको कोई लिंक मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो कैसा हो गया? गलत हो गया। पहला क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ नहरें धाराएं हैं और कुछ नहरें धाराएं नहीं होंगी। ऑब्वियसली आधी हैं तो आधी नहीं होंगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सॉरी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऐसे ही इस सवाल को देखते हैं। ऑल के आर एल, साथ साथ इसमें बनाते जाओ, सभी के एल हैं। जब ऑल की बात आ जाती है ना, तो वो वाला सर्किल पूरा आएगा दूसरे के अंदर, यानी कि जो एक के है ये पूरा एल के अंदर है। और सम के आर एम, के का कुछ हिस्सा किसमें है? एम में है, तो सम के इस तरीके से। अब जब कुछ के आएगा एम में तो ऑब्वियसली कुछ एल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि के तो खुद एल के अंदर है। अब इससे पढ़ो पहला निष्कर्ष, कितना सही है। सम एम आर एल, क्या कुछ एम एल है? हाँ बिल्कुल, देखा ना डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि कुछ एम एल है। सम एल आर के, कुछ एल के है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि के तो पूरा पूरा एल के अंदर है, तो एल का कुछ हिस्सा तो के होगा ही। नो एम इज एल, एम का कोई भी हिस्सा एल में नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एल का थोड़ा हिस्सा एम में है और एम का थोड़ा हिस्सा एल में है, दोनों एक दूसरे में आ रहे हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन अगर हम देखें, पहले में फर्स्ट और थर्ड है, दूसरे में ओनली 1 है, तीसरे में ओनली 2 है, फोर्थ में फर्स्ट और सेकेंड। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम होम आर विलेज, कुछ घर गांव है। ऑल विलेज आर गुड, सभी गांव अच्छा है। यहाँ पे गुड एक क्वालिटी ने, गुड भी एक कैटेगरी ही है। जैसे हम होम का एक डायग्राम बनाते हैं, विलेज का बनाते हैं, ऐसे ही गुड का अलग बनेगा। नो गुड इज सिटी, ऑल सिटी आर क्लीन। चलो इसको साथ साथ बनाते जाते हैं। सबसे पहले सम होम आर गुड, यानी कि होम का कुछ हिस्सा किसमें आएगा? गुड में। फिर लिखा है सेकंड स्टेटमेंट है ऑल विलेज आर गुड, जो विलेज है वो पूरा का पूरा गुड के अंदर आएगा। ऑल विलेज, पूरा विलेज कैसा है? गुड है, यानी कि जो पूरा विलेज की कैटेगरी है वो गुड कैटेगरी के अंदर आएगी। नो गुड इज सिटी, जब नो लग जाए ना, इसका मतलब ये अलग अलग है, कोई भी गुड सिटी नहीं है, यानी कि सिटी अलग कैटेगरी बनेगी और गुड अलग। ऑल सिटी आर क्लीन, लेकिन जो सिटी है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा? एक अलग कैटेगरी में, विच इज क्लीन। ये हमारा एक डायग्राम बना है, पर इसमें एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अब इसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देखते हैं। पहला है सम गुड आर क्लीन, कुछ गुड क्लीन है। क्या ऐसा दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा, पर देखो यहां पर एक बात कही थी कि सिटी तो अलग है, पर क्या ऐसी बात है कि क्लीन भी बिल्कुल गुड से टच ना हो? ऐसा तो नहीं है ना। ये जो हमने ये बनाया था कि जो क्लीन है ये पूरा सिटी को कवर करना चाहिए, ये ऐसे भी तो कवर कर सकता है, लेकिन या तो ये ही टच करेगा या फिर वो ही टच करेगा। या तो ये वाला ही होगा कि क्लीन बिल्कुल अलग है,
या फिर ये वाला ही होगा कि क्लीन थोड़ा सा गुड को कवर कर रहा है। तो ऐसे ये दो केस हैं, ये ध्यान रखना। अब स्टेटमेंट पढ़ो कंक्लूजन वाले। निष्कर्ष क्या कहता है? पहला है सम गुड आर क्लीन, क्या कुछ गुड क्लीन है? मैं कहती हूँ कि हो सकता है। दूसरा है नो गुड इज क्लीन, कोई भी गुड क्लीन नहीं है, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सम होम आर गुड, होम का कुछ हिस्सा गुड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर होम का कुछ हिस्सा गुड कवर कर रहा है। सम होम आर क्लीन, होम का कुछ हिस्सा क्लीन में जा रहा है। देखो क्लीन से तो होम का कोई भी रिलेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा ये है कि सम गुड आर क्लीन, हो भी सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट था नो गुड इज क्लीन, यानी कि या तो फर्स्ट ही सही होगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, ये बात मैं कह सकती हूँ। फिर लिखा है तीसरा तो ठीक है, सम होम आर गुड, ये वाली कंडीशन ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन चौथे का बिल्कुल कोई मतलब नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड, तो है ही है थर्ड। एंड अब थर्ड के साथ ईदर वन होगा और टू होगा, या तो वन ही सही होगा या फिर टू ही सही होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। एक और इसमें मैं आगे बताऊंगी एक पहचान कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली और जल्दी कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम डॉन आर नाइट। डॉन का मतलब क्या होता है? प्रभात, वो हिस्सा जो सुबह 4 बजे के हिसाब का होता है, यानी कि सूरज निकलने से पहले का समय। नो नाइट इज अ नून, रात का कोई भी हिस्सा दोपहर नहीं है। नो डॉन इज ए डस्क, डस्क का मतलब जो सांझ का समय होता है, जब दिन छिप जाता है। सर्दियों में कहें तो 7-8 बजे का समय कह सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा लेट, क्योंकि आजकल देर से दिन छिपता है। तो हमें इसके हिसाब से 3 डायग्राम बनाने हैं। फिर इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला है सम डस्क आर नाइट, कुछ प्रभात रात है, देखते हैं अभी। और सेकंड है सम नून आर डॉन, कुछ दोपहर प्रभात है। एक बार आप इस डायग्राम को बना लोगे तो इजीली हो जाएगा। कुछ डॉन नाइट है, ये तो कॉमन आएगा, डॉन का कुछ हिस्सा नाइट में जाएगा। लेकिन फिर है नो नाइट इज अ नून, नाइट का कोई भी हिस्सा नून में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जब भी नो लिखा होता है तो नो का मतलब हमें उसमें उसको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना होता, बिल्कुल अलग अलग रखना। और तीसरा है नो डॉन इज डस्क, ये जो डॉन था इसका कोई भी हिस्सा डस्क को नहीं छू रहा है, ये बिल्कुल अलग अलग रखने हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला है सम डस्क आर नाइट, कुछ प्रभात रात है, यानी कि सम जो डस्क है क्या वो नाइट में जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कोई लिंक ही नहीं है। दूसरा है सम नून आर डॉन, जो ये नून वाला हिस्सा है दोपहर वाला, क्या ये प्रभात को छू रहा है? बिल्कुल भी नहीं छू रहा, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? एक भी कंक्लूजन इसका सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, ना तो पहला ना ही दूसरा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो, जब ऐसा स्टेटमेंट हो सम ए आर बी, कुछ तो ए बी है, और फिर एक स्टेटमेंट ऐसा हो सम नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो हमेशा याद रखो इस केस में, यानी कि तुम देख रहे हो ए और ए ये चीज कॉमन है, बी और बी ये चीज कॉमन है, पर एक बार लग गया सम, एक बार लग गया नो। इस केस में हमेशा आइदर और लगता है, या तो एक ही सही होगा या फिर दूसरा। जैसे भी अब इसको पढ़ो उस हिसाब से देख लो। अब जब ये मैंने बताया है इसके हिसाब से क्वेश्चन 1 और इससे पिछले वाला क्वेश्चन 4 सॉल्व करके देखना, बहुत इजीली हो जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में हमें एक लॉजिकल फैक्ट से ये समझना होता है कि कौन सा डायग्राम लिखे हुए स्टेटमेंट को सही डिनोट कर सकता है। यहाँ पर आपको 3 ऐसे चीजें दे रखी है, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। पूछा गया है इनके बीच में बेस्ट रिलेशन कौन सा डायग्राम बता रहा है। अब इसको समझते हैं। पहला समझ लो ये है
क्या ऐसा है कि फैक्ट्री है और उसके अंदर प्रोडक्ट है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है और उसके अंदर प्रोडक्ट है, या फिर फैक्ट्री का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट और मशीन है और कुछ बाहर से वो ले रहे हैं। ये भी गलत लग रहा है, बी भी गलत लग रहा है, ए भी इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि एक के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सी में तो बिल्कुल ही अलग कर दिया गया कि फैक्ट्री अलग है, प्रोडक्ट अलग है, मशीनरी अलग है, नहीं। पर हाँ, डी देखो, हमें बेस्ट पॉसिबल बताना है कि फैक्ट्री एक ऐसा एरिया है, एक बड़ा एरिया, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट भी बनते हैं और मशीन्स भी मिलती हैं। तो ये डी वाला इसका हो जाएगा सही आंसर। ये वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। एशिया आपको पता है एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। आर्मेनिया और अजरबैजान इसी एशिया के अंदर दो देश हैं। तो खुद बताओ, क्या पहला होगा कि एशिया है, उसके अंदर आर्मेनिया और उसके अंदर अजरबैजान, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, एशिया है, अच्छा अब ये बिल्कुल सही है। देखो, एशिया है पूरा, उसके अंदर है एक तो आर्मेनिया और एक अजरबैजान, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, पर ओवरऑल किसके अंदर आती है? एशिया के अंदर। तो बी ही इसका सही है। पर देखते हैं और कैसे गलत है। सी, एशिया तो पूरा है, लेकिन क्या आर्मेनिया और अजरबैजान कुछ हिस्सा कॉमन है? ऐसा कभी हो सकता है दो देशों का, इंडिपेंडेंट कंट्रीज का कुछ हिस्सा कॉमन हो? नहीं। वो बात अलग है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है देशों में कॉमन बाउंड्रीज को लेकर, लेकिन है इंडिपेंडेंट। डी तो बिल्कुल ही गलत है कि एशिया, जितना एशिया है उतना ही फिर अलग आर्मेनिया है, उतना ही अलग अजरबैजान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है इसका आंसर। ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस काफी स्कोरिंग होते हैं, इसमें आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डायग्राम सही है। अब जैसे यहाँ पर है हैप्पीनेस, सैडनेस और एक्सप्रेशन, यानी कि खुशी, उदासी और मुखाकृति, कौन सा वेन डायग्राम सही होगा इसमें? जो एक्सप्रेशन है वो एक कॉमन थिंग है, वो कई तरीके के हो सकते हैं हमारे एक्सप्रेशंस, फिर उसमें चाहे वो खुशी हो, उदासी हो या और भी चल सकते हैं। तो कौन सा मैच करेगा इसको? बी वाला। ओवरऑल हो गया हमारा ये एक्सप्रेशन, और उसके अंदर ये हो गया हैप्पीनेस का, और ये दूसरा हो गया सैडनेस का। इसमें तीन जो एलिमेंट्स हैं वो है सिल्वर, गोल्ड और ज्वेलरी। ये तीनों ही अपने आप में वैसे तो अलग अलग है, सिल्वर अलग है, गोल्ड अलग है, और ज्वेलरी किसी भी मटेरियल की हो सकती है इनसे अलग। बट कहीं कहीं इन चीजों में कॉमन भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कुछ। अच्छा, एक और देखो कि कैसे इसका बी नहीं होगा। क्या ऐसा होगा कि सिल्वर गोल्ड के अंदर आ रहा है? नहीं, तो इससे बी नहीं होगा। सेम यही प्रॉब्लम हमें सी में भी दिख रही है और डी में भी। सिल्वर और गोल्ड दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए। सिल्वर अलग है, देन गोल्ड, देन ज्वेलरी। यहाँ पर एक हमारे पास है ट्रायंगल, एक है स्क्वायर और एक है फिगर, यानी कि एक तो हो गया त्रिकोण, एक हो गया हमारा चतुर्भुज और एक कॉमन फिगर। तो देखो, ये तो क्या है कि फिगर, फिगर कई तरह की हो सकती है, उसमें एक हमारा ट्रायंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, इसका यही बनेगा। बाकी आप खुद देखो, ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, फिगर एक कॉमन हेड है इनके बीच में, इसलिए ए नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं कि फिगर के अंदर ट्राइंगल और उसके अंदर स्क्वायर। और डी क्यों नहीं होगा? ऐसा भी नहीं कि फिगर के अंदर ट्राइंगल और स्क्वायर अलग से, इसलिए इसका सही आंसर सी है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनमें हमसे वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि ऊपर कोई भी हमारा किसी भी तरीके का एक फिगर हो सकती है, उसकी वाटर इमेज, यानी कि जब उसको हम हॉरिजॉन्टल इस तरीके से देखेंगे तो इसके नीचे क्या इमेज बनेगी, ये हमें बताना होता है। तो देखो सी डी ई एफ, अगर इसको हम इसकी हम वाटर इमेज निकाले, इसका जल प्रतिबिंब निकाले तो कैसे निकलेगा? इसको जब आप
इसको पलट दोगे तो सी को इस तरीके से पलटना है, क्या रहेगा, सी ही रहेगा, डी को भी ऐसे ही रहेगा, ई भी सेम रहेगा, लेकिन एफ कैसा हो जाएगा, जब हम इसको पलटेंगे तो एफ इस तरीके से बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगेन ये क्वेश्चन वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब का है। इसको आप खुद इजीली बनाकर देख सकते हो, MnO। अगर इसके ऊपर मैं MnOP रखूंगी और इसका जल प्रतिबिंब हम देखेंगे, यानी इसको भी पलटना है, तो इसके नीचे इसकी कैसी इमेज बन जाएगी, M उल्टा हो जाएगा जस्ट लाइक W, N इस तरीके से बनेगा, O तो सेम रहेगा और P भी ऐसे हो जाएगा जैसे स्मॉल b होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। आई रियली होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरीके की और भी वीडियोस इन फ्यूचर आती रहेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आकलन यूट्यूब चैनल को, और आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जब इसका जल प्रतिबिंब होगा तो ये किस तरीके से बनेगा। इसके नीचे अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन देखूंगी पानी में, तो खुद समझो कि इसका जो ये वाला डिजाइन है ये किस तरफ आ जाएगा, इधर, और जो इसका ये नीचे वाला डिजाइन है ये आ जाएगा इधर। और बस बाकी उसी हिसाब से इसको आप अपोजिट अपोजिट इसके बना सकते हो, ऐसे और ऐसे। तो अब देखो कौन सी फिगर इसमें सबसे ज्यादा इस पे मैच कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में भी आप इसको देखकर ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। सबसे पहले हमारा जब इसकी वाटर इमेज बनेगी इसके नीचे का, तो देखो जो ये नीचे है डार्क ब्लैक वाला, ये वाला एरिया, ये कहाँ पर आएगा, ये सबसे ऊपर आना चाहिए। तो ये सी में दिख रहा है, और फिर उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला एरिया है ये ठीक ब्लैक एरिया के नीचे होना चाहिए, ये रहा सी में, और फिर ये वाला ट्राइंगल। तो सी फिगर एकदम सही आंसर है इसका। इस फिगर को जब आप ऑपोजिट करेंगे वाटर इमेज, इसका जल प्रतिबिंब देखने के लिए, तो ये जो ऊपर वाला एरो है इसी तरीके से ये जाना चाहिए नीचे, जैसे इसमें जा रहा है। सी में भी वही जा रहा है और डी में भी, बी तो नहीं है, तो इस तरीके से आप एक एक एलिमिनेट करते जाएं। ऐसे ही ये वाला एरो भी आप देख लेंगे। उसके अलावा ये जो पहला ट्राइंगल है इसमें लाइंस ऐसे खींची हुई है वर्टिकल, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें लाइंस ऐसे खींची हुई है हॉरिजॉन्टल। तो ये आना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल आना चाहिए ऊपर जिसमें लाइंस हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल वाला आना चाहिए नीचे। तो पहले वाला अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, पहले ट्राइंगल में है ये वाली लाइंस और दूसरे ट्राइंगल में है ये जो वर्टिकल सीधी वाली रेखाएं हैं। इसी को अगर आप औरों में सी और डी में, तो देखो एक ट्राइंगल बिल्कुल गलत दिखा रखा है, ब्लैक का रखा है, तो सी और डी कैंसिल हो गए। इससे आप बहुत 100% श्योर होकर कह सकते हैं इसका आंसर ए है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मीरा सचिन की पत्नी है, मीरा इज वाइफ ऑफ सचिन। मीरा सचिन की बहन शारदा है, सचिन की जो सिस्टर है वो कौन है, शारदा, और वह अर्जुन की पत्नी है, एंड शी इज द वाइफ ऑफ अर्जुन। अरुण शारदा का बेटा है, शारदा का बेटा कौन हुआ, अरुण। अर्जुन मीरा का भाई है, ये जो यहाँ पे अर्जुन दे रखा था इसका रिलेशन दे रखा है इससे, ये इसका मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। अब जो अर्जुन की बेटी है वही शारदा की भी बेटी होगी, शारदा और अर्जुन दोनों के, एक तो अरुण था इनका बेटा और एक होगी इनकी बेटी सोनाली। पूछा है अरुण सोनाली का क्या है,
तो बहुत इजी हो गया। एक बार अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये फ्लो चार्ट बनाने से आपको इजीली समझ में आ गया कि सोनाली क्या है, सिस्टर है, तो अरुण क्या हुआ, ब्रदर हुआ। अरुण भाई है सोनाली का। एम और एन भाई हैं, जबकि के और एल बहनें हैं। एम का पुत्र के का भाई है, तो एन तथा एल में क्या रिश्ता है, इसे भी बनाकर देखते हैं। एम और एन आपस में भाई हैं, के और एल आपस में बहनें हैं। एम का जो बेटा है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, कोई भी अननोन पर्सन है, वो के का भाई है। तो अगर ये के का भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों लोग हैं, अननोन पर्सन और के और एल, आपस में कैसे हुए, बहन भाई हुए। और ये सभी, इनका फादर कौन है, एम है। लेकिन पूछा है एन और एल का रिलेशन, तो एन क्या लगा, इन सभी तीनों बहन भाई के लिए एन उनके फादर का ब्रदर हुआ, यानी उनका चाचा, यानी कि ए, पैटर्नल अंकल। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए जीनत ने बोला, फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है मेरी माता की बहन के पति की माता का एकलौता बच्चा है। तो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है वह जीनत से कैसे संबंधित है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा आपको ट्रिक मिल रही है कि जो उसकी जीनत की माता है उनकी बहन, यानी कि उसकी जीनत की मौसी हुई, उनके पति यानी उनके मौसा हुए। अब देखो, उसकी माता का इकलौता बच्चा, यानी कि बात किसकी हो रही है, इसी इंसान की हो रही है, जो उसकी जीनत के मौसा जी है, उन्हीं की ही बात हो रही है। तो ये क्या लगे, जीनत के मौसा जी लगे, यानी कि अंकल। इसे कैसे बनाएंगे ये भी समझ लो। जीनत है, यहाँ पे क्या हो गई, उसकी माता, फिर उनकी बहन, फिर उनके पति। अब जो इनके पति हैं, उनकी जो माता है, उनका इकलौता बच्चा, तो वो कौन हुआ, खुद इसी इंसान की बात हो रही है, उसी की ये फोटो है, तो वो जीनत के क्या लगे, अंकल लगे। वी ने आर से कहा, एस तुम्हारी मासी है और मेरी माता भी तुम्हारी मासी है और एम मेरी बहन है। तो आर और एम आपस में कैसे संबंधित है। वी ने कहा है आर से कि एस तुम्हारी मासी है, यानी कि आर की जो माँ हुई उनकी बहन, वो तो हुई एस, तो आर की मासी बन गई। और फिर उसने कहा मेरी माता भी तुम्हारी मासी है, यानी ये जो वी की जो माता है ये उन्हीं की ही बात कर रहा है कि ये तुम्हारी मासी है और यही मेरी माँ है। पूछा गया है कि आर एम से कैसे रिलेटेड है। अच्छा, फिर ये भी है एम मेरी बहन है, ये जो वी है इसी की ही सिस्टर है एम। तो ये आर और एम का क्या रिलेशन हुआ आपस में, कजन सिस्टर का हुआ, मौसी की ही ये दोनों बेटियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कजन। यश मोहन का पिता है, जो नैनी का भाई है। किम नैनी का अंकल है और कोमल का पति है। ये दो हमें इक्वेशन दे रखी हैं, हमें बताना है कि किम यश से कैसे संबंधित है। सबसे पहले यश जो है वो मोहन का फादर है और मोहन नैनी का भाई है। फिर इसमें एक और चीज ये दी हुई है कि यदि किम नैनी के अंकल है, नैनी के अंकल हुए किम, और इनकी पत्नी है कोमल। बताना क्या है कि किस तरीके से यश और किम रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। ये
भाई है, क्योंकि जो नैनी है वो मोहन का भाई है, मतलब मोहन जो है वो नैनी का भाई है। मोहन के फादर यश हैं, तो नैनी के भी फादर यश हुए। नैनी के अंकल हुए किम, यानी कि उसके चाचा। तो फिर यश क्या हुआ, किम का भाई हुआ। अब ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। रवि 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। इसको भी आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसका डायग्राम बनाते जाएं। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह उसी दिशा में 3 किलोमीटर सीधा चलता है। हमें बताना है कि अपने शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है और किस दिशा में है। महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। ये है महेश, इसका फेस किधर होगा, उधर, और ये है विक्रांत, इसका फेस है इधर। फिर जो विक्रांत की जो परछाई है वो महेश के दाई ओर बनती है। जब महेश ये है तो महेश का बायां इधर होगा यानी लेफ्ट, और दाया इधर होगा यानी कि राइट। तो दाई ओर किसकी परछाई बनती है, विक्रांत की शेडो बनती है। अब हमें ये बताना है कि, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वक्त है, सूर्यास्त से ठीक पहले का वक्त है, लेकिन शाम का टाइम है। और महेश की हमें दिशा बतानी किस तरफ है। अगर विक्रांत की परछाई इधर बन रही है, इसका मतलब सूर्य किधर होगा, इधर तो होगा नहीं सूर्य। सूर्य किधर होगा, इधर होगा, जो हमारा सन होगा, क्योंकि सन जिधर होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके सामने ही तो वो अपनी उसकी विक्रांत की परछाई बनाएगा। अगर सन इधर है और शाम का वक्त है, शाम के वक्त में सन किधर जाता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट यानी पूर्व से तो वो उगता है, और वो वेस्ट यानी पश्चिम में जाता है। तो ये हो जाएगी वेस्ट की डायरेक्शन। अगर इधर वेस्ट है पश्चिम, तो इधर ईस्ट पूर्व, महेश की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और विक्रांत की तरफ क्या हुआ, साउथ यानी कि दक्षिण। तो महेश का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। रूपिन के घर से हॉस्पिटल की दूरी 12 किलोमीटर है और वो पूर्व में है, जबकि उसका स्कूल हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। हमें बताना है रूपिन के घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। इसको शब्द को ध्यान दे, इसमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है। रूपिन का घर हॉस्पिटल से 12 किलोमीटर दूर है। ये रूपिन का घर है और ये हॉस्पिटल से 12 किलोमीटर दूर है, जबकि हॉस्पिटल से जो रूपिन का, और वो भी किस तरफ है, पूर्व में। जब हम ये डायरेक्शन, सबसे पहले हमें इसमें डायरेक्शन का ही ये चार्ट बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट पश्चिम। फिर हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दक्षिण में रूपिन का स्कूल है। पूछा क्या गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो न्यूनतम दूरी है रूपिन के घर में और उसके स्कूल में। पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, फिर से 90 डिग्री पर है ये डिस्टेंस, तो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 और 25 169। ये बराबर था हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, जो कर्ण होता है। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट यानी कि 13 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 13 किलोमीटर। एक शाम को सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। और ये ध्यान रखना है सूर्यास्त से पहले, इससे हमारी डायरेक्शन पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है कि किस समय का टाइम है, दिन का मतलब शाम का वक्त है या सुबह का वक्त है। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा में मुंह किए हुए है। महेश और विक्रांत
एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। ये है महेश, इसका फेस किधर होगा? उधर। और ये है विक्रांत, इसका फेस है इधर। फिर जो विक्रांत की जो परछाई है वो महेश के दाई ओर बनती है। जब महेश ये है तो महेश का बायां इधर होगा यानी लेफ्ट, और दाया इधर होगा यानी कि राइट। तो दाई ओर किसकी परछाई बनती है? विक्रांत की शैडो बनती है। अब हमें ये बताना है कि, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वक्त है, सूर्यास्त से ठीक पहले का वक्त है, लेकिन शाम का टाइम है। और महेश की हमें दिशा बतानी किस तरफ है। अगर विक्रांत की परछाई इधर बन रही है, इसका मतलब सूर्य किधर होगा? इधर तो होगा नहीं सूर्य। सूर्य किधर होगा? इधर होगा, जो हमारा सन होगा, क्योंकि सन जिधर होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके सामने ही तो वो अपनी उसकी विक्रांत की परछाई बनाएगा। अगर सन इधर है और शाम का वक्त है, शाम के वक्त में सन किधर जाता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट यानी पूर्व से तो वो उगता है, और वो वेस्ट यानी पश्चिम में जाता है। तो ये हो जाएगी वेस्ट की डायरेक्शन। अगर इधर वेस्ट है पश्चिम, तो इधर ईस्ट पूर्व, महेश की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ यानी कि उत्तर, और विक्रांत की तरफ क्या हुआ? साउथ यानी कि दक्षिण। तो महेश का फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। एस उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। हमें बताना है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। सबसे पहले एस ने किधर चलना शुरू किया? 12 किलोमीटर उत्तर में। तो देखें, ऐसे ये एस गया अपने प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ की ओर। हमेशा की तरह पहले डायरेक्शन का आप ये चार्ट बना ले। नॉर्थ इधर है यानी उत्तर, साउथ ही हो गया दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, और वेस्ट हो गया पश्चिम। तो ये एस का जो एस है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से 12 किलोमीटर वो नॉर्थ में जाता है, फिर वहां से बाएं मुड़ता है। अब ये अगर इधर इसका मुंह है तो यहाँ क्या हुआ? इसका लेफ्ट यानी कि बाएं, और इधर क्या हुआ? इसका राइट यानी कि दाएं। तो बाएं की ओर वो मुड़ता है। कितना कितना चलता है फिर? 2 किलोमीटर। उसके बाद अगेन यहाँ पर इसका इधर हो गया लेफ्ट यानी कि बाएं, और इधर हो गया इसका राइट यानी कि दाएं, क्योंकि इसका फेस इसी तरफ है। यहां से फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, इधर से फिर वो गया, और कितना चलता है? 15 किलोमीटर। हमें बताना है कि ये पॉइंट उसके इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है। डिस्टेंस नहीं बताना, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। तो यहां से ये इस तरीके से है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। अगर आपसे पूरा डिस्टेंस पूछा होता तो भी आप कर लेते कि 12 पूरा ऐसे सीधे लगाते, और उसके बाद ऐसे 2, 12 + 15 ये तो हो जाता आपका 17, और इधर हो जाता 2। तो इसके हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शंस देखेंगे तो कोई भी इसका आंसर नहीं दे रखा है, नन ऑफ दी अबव। किसी भी ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम आंसर नहीं है। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में जानवरों को देखा, तो उसे पता लगा उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, जबकि शेर और हाथी उसके बाईं तथा दाईं ओर है। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में होगा? इसको भी हम इसी तरीके से बना देंगे। पहले हम डायरेक्शंस लिख लेंगे और उसके बाद इन सबको प्लेस करना शुरू कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। उस व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की ओर में है। सूर्योदय का मतलब क्या हो गया? पूर्व की ओर में, ईस्ट फेसिंग वो आदमी खड़ा है। तो इधर अगर ईस्ट है तो इधर इसका फेस हो जाएगा। फिर कहा गया है कि उसके सामने की ओर तो मंकी है जो बंदर है, उसके पीछे की ओर उसके बाघ है यानी कि टाइगर, जबकि उसके लेफ्ट
बाईं ओर उसके लायन है और उसके राइट दाईं ओर एलिफेंट है। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है आखिरी लाइन में, बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज लॉयन इन रेफरेंस टू टाइगर। टाइगर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लायन किस दिशा में, हमें आदमी के हिसाब से नहीं बताना, टाइगर के संदर्भ में पूछा गया है, बाघ के संदर्भ में। तो ये डायरेक्शन ऐसे बन रही है, इस चार्ट पे आप रखो तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब उत्तर पूर्व। ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। रीजनिंग के हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप डाउनलोड करें।